हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आसाम स्लेट 2025 के पेपर वन की बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम 2023 में पूछे गए कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें से हो सकता है एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं एंड हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इजी ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी जो कि डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स, पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिविजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाट। अब देखिए, पृथ्वी में आपको पता है कि वायुमंडल होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसमें उस परत के बारे में पूछा गया है जो कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। ऑप्शंस है एक्सोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। देखिए, ये बचपन में पढ़ी हुई चीजें हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अर्थ के सरफेस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है ट्रोपोस्फियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे दूर कौन सी लेयर होती है, तो वो होती है एक्सोस्फियर। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है। ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है ये भी आपको इस इमेज में मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next is, it is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web is called what? यहाँ पर एक ऐसे ऑनलाइन कोर्स की बात बोली है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ओपन है, कोई भी स्टूडेंट जाकर उसमें कभी भी एनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज इसमें आपको मिलते हैं। ओके, ऑप्शंस है मास ओरिएंटेड ओपन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मास ओरिएंटेड ऑनलाइन कोर्स या फिर मास ऑनलाइन ओपन कोर्स। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली मूक से रिलेटेड डेफिनेशन मिल जाएगी जो कि है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये डायरेक्टली मूक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको समझना है, ध्यान से ऑप्शंस को देखना है कि क्या कहा गया है। ओके, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि मूक क्या है? स्वयं पोर्टल का ही ये एक पार्ट है, उसी का एक वर्टिकल है जिसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मूक के कितने क्वाड्रेंट है, तो इसके होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। डिटेल में ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल है, रिसर्च रिलायज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, ऑफन विदाउट ड्यू regard for system and theory. It is a data based research. The appropriate word in the blank is what? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स ने 2-3 बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो बोलेंगे मैम हमें नहीं आता। तो इसमें एक ट्रिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में भी मैंने बताया है कि रिसर्च में कभी भी अगर आपको एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ये दोनों टर्म एक साथ दिख जाती हैं, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एम्पेरिकल रिसर्च की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसको याद कैसे रखना है? आप लोगों ने एम्पायर शब्द सुना होगा। एम्पायर कौन होते हैं? एम्पायर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर गेम के बारे में सब कुछ पता होता है। और एम्पायर का काम क्या होता है? किसी को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, वो अनुभवी इंसान होते हैं और लोगों को या फिर गेम का अवलोकन करना उनका काम होता है। तो इस तरीके से आप एम्पेरिकल को याद रख सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक के जो ट्रिक्स और आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, जो भी चीजें हैं,
ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि बाकी के सेशंस भी मैं कंटिन्यू करूं, बाकी के ईयर्स के सेशंस भी हम कंटिन्यू करें, तो एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। द मेथड ऑफ रिसर्च इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट। अब देखो, सरकार हर 10 साल के बाद जो है एक सर्वे कंडक्ट करवाती है, ठीक है, जनगणना करवाती है। तो जनगणना जो 10 साल के बाद होती है, ये प्रक्रिया अगर हम रिसर्च का इसको लिंक कर दे रिसर्च के साथ, तो ये क्या होता है? केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डेवलपमेंटल रिसर्च या फिर सर्वे। तो ये क्या होता है? सर्वे होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, आपस में भी लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे हो रहा है कि जनगणना करनी है, कितने लोग नए पैदा हुए, कितनों की मृत्यु हो गई, ये सब चीजें सर्वे के अंदर आती है, ठीक है। Next is TV channel launched for covering only engineering and technology subject is known as। तो आप सबको पता है कि स्वयं प्रभा नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे पास अभी लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें तो 40 डीटीए चैनल है। इसमें बोला है कि जो सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट इन 40 डीटीए चैनल्स में से पढ़ाते हैं, उस चैनल का नाम क्या है? तो देखिए, ये 40 डीटीए चैनल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप शुरू के 6-7 नाम याद रख लीजिए और अंत के कुछ नाम याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे या फिर फेमस फेमस टेक्नोलॉजी जो है, इनके नाम याद रख लीजिए, बहुत आसान है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सो इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड है एकलव्य। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइए किसान नाम का कोई चैनल स्वयं प्रभा के अंदर आता है या नहीं? अगर आता है तो किसान नाम के चैनल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, मैंने दे दिया आपको होमवर्क, जिसका आंसर कमेंट करके बताओगे। Why should a teacher not be punished severely? वाई शुड अ स्टूडेंट नॉट बी पनिश्ड सेवरली, ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट को बार बार कड़ी सजा क्यों नहीं देनी चाहिए? ही में क्वारल विद द टीचर, यानी कि वो शिक्षक से झगड़ा कर सकते हैं। ही में लीव द स्कूल एंड ज्वाइन अनदर, कि वो दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट में क्वारल विद द टीचर, कि इसमें पेरेंट के जो जो छात्र के माता पिता हैं वो टीचर से आके लड़ाई कर सकते हैं, इसलिए बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है द स्टूडेंट में डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है उनको अगर बार-बार हम हर बात पे डाँटेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएँगे, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड उनका आएगा पढ़ाई से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तो वो स्कूल आना पसंद नहीं करेंगे एंड धीरे-धीरे ऐसे में देखा गया है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई पर से मन हटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स टीचिंग मॉडल्स। सो टीचिंग मॉडल क्या होता है? जिसमें कि टीचर ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और आसानी से गेम्स के थ्रू या फिर स्टोरीज के थ्रू वो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो ये लर्निंग मॉडल्स हैं, इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स हैं, टीचर मॉडल्स हैं या फिर लर्नर इंटरसेक्शन है, इंटरेक्शन है, सॉरी, ठीक है। सो इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शनल मॉडल। जो टीचिंग मॉडल होते हैं ये हमें बताते हैं कि एज अ टीचर आपको स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना चाहिए। अब क्लास में हर एक स्टूडेंट का मेंटल लेवल तो बराबर नहीं होता, तो ये हमें बताते हैं कि वीक स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स होते हैं कि कैसे निर्देश कक्षा में दिए जाने चाहिए। अगला सवाल है, अंडर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुला इज टू बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट। अभी देखिए, हमने कल ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसमें बोला है कि पहले 10+2 स्ट्रक्चर होता था एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, अब उसको हटा करके क्या बना दिया गया है। इसमें अगर ये पार्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बस इसको याद रख लीजिए, ये बना दिया गया है 5+3+3+4, ठीक है। पहले होता था 10th क्लास तक के बच्चे एक छोटे लेवल पर होते थे, फिर +1 +2 होती थी। अभी 3 साल से 8 साल के बच्चे, 5 साल, 8 से 11 3, 11 से 14 3 और 14 से 18 4। ये एज लिमिट के हिसाब से, एज के हिसाब से ग्रुप किया गया है। तो देखिए, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते थे कि क्या करेक्ट आंसर होगा। Next is unsolicited, usually commercial messages such as email, text messages, and internet postings
sent to a large number of participants or posted in a large number of places are called what? अब देखिए बहुत सारे जैसे ईमेल हैं, मान लीजिए मेरे कंपनी में हम 200 लोग काम करते हैं, ठीक है? मेरा नाम अंकिता है, मैं सीनियर हूँ, मैंने इन अंडर मेरी टीम में जो 200 लोग हैं उनको मैसेजेस करने हैं, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स यानी कि बहुत से लोगों को सेम मैसेज करना है, ओके? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बैकबोन, न्यूज़ ग्रुप, स्पैम या यूज़नेट? सो इसके लिए स्पैम यूज़ किया जाता है, ओके? और यहाँ पर देखो क्योंकि अनसॉलिड अनसॉलिसिटेड कहा है यानी कि अनचाहे मैसेजेस कहा है, ओके? सो वो स्पैम में जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं जाते हैं। अगर ये नॉर्मल मैसेजेस होते तो स्पैम कभी भी आंसर सही नहीं होता। नेक्स्ट इज़ इट इज़ बिलीव्ड दैट आउट ग्लोब इज़ वार्मिंग सॉरी यहाँ पर आर है, ठीक है? इट इज़ बिलीव्ड दैट आवर ग्लोब इज़ वार्मिंग प्रोग्रेसिवली दिस ग्लोबल वार्मिंग विल इवेंचुअली रिजल्ट इन हमारी जो दुनिया है, हमारी जो पृथ्वी है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ये क्या परिणामित होगी? ठीक है? अंततः यानी कि इवेंचुअली क्या रिजल्ट इसका आएगा? इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल लैंड यानी कि उपयोगी भूमि बढ़ती जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव चीजें तो कुछ भी नहीं होगी, ठीक है? फॉल इन द सी लेवल यानी कि सी लेवल है ये, ठीक है? यानी कि जो समुद्र के जल का स्तर है, वो फॉल होता जाएगा, उसमें गिरावट आती जाएगी। फॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट एट इक्वेटर एंड पोल्स यानी कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर जलवायु की एक रूपता होगी, एक रूपता इनमें बिल्कुल भी नहीं होगी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस यानी कि ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघलने लग जाएगी। अब देखिए आंसर आपको इजीली पता चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो पोलर आइसेस जो है वो मेल्ट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज द वर्ड साइबरनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ये आईसीटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हो। साइबरनेटिक्स नॉर्बर्ट विनर के द्वारा सबसे पहले ये वर्ड यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, इसमें मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अब देखिए बाकी ऑप्शन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ये वाला ऑप्शन हमने बहुत बार पढ़ा है रिसर्च एप्टीट्यूड के। मेरे अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो जरूर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, ठीक है? सो देखिए क्या बोला गया है इसमें, आईबीआईडी क्या करता है, इन द सेम प्लेस फुटनोट्स और ये सब चीजों से रिलेटेड अगर हम चीजें बार बार ऐड करते हैं तो आईबीआईडी उसमें यूज किया जाता है। सो आईबीआईडी को डायरेक्ट याद रखिए, इन द सेम प्लेस। सो फोर्थ का थर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अब फर्स्ट है सीएफ डॉट। सीएफ डॉट जो है वो होता है कंपेयर करने से, कि दो चीजों को अगर रिसर्च में हम कंपेयर कर रहे हैं तो सीएफ पूरा कंपैरिजन का स्टेटमेंट नहीं लिखना होता, डॉट सीएफ डॉट अगर लिखेंगे तो रिसर्चर समझ आते हैं कि यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। ओके, सो फर्स्ट का फोर्थ है जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन वी हैव सेकंड ETAL डॉट, ठीक है? ETAL डॉट इज रिलेटेड टू एंड अदर्स, ठीक है? सो इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन। OP डॉट CIT इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू इन द वर्क साइटेड। सो ज्यादा कुछ याद रही रखना, ये टर्म्स मैंने बता दी, इस क्वेश्चन से इसको नोट कर लीजिए, ये काफी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों की बातचीत के बीच में कौन सा ऐसा है जो कि बाधा नहीं बन सकता? नॉइस, आसपास शोर है तो वो बाधा जरूर बनेगी। अनक्लियर ग्राफिक्स यानी कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे को कुछ फोटोज दिखा रहे हैं वो क्लियर नहीं है, तो भी वो एक बाधा बन सकती है, इसमें पूछा है नॉट अ बैरियर।
इन अटेंशन यानी कि मैं स्टोरी सुना रही हूँ, सामने वाला सुन ही नहीं रहा, उनका ध्यान फ़ोन पर है, तो ये भी एक बाधा है। लोकेशन बाधा नहीं बन सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ख़ास तौर पर तब अगर हम इन 3 ऑप्शंस के साथ इसको कंपेयर करें। लोकेशन अब जैसे मैं अपने सिटी में बैठ कर के आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने-अपने घर में, अपनी-अपनी सिटी में बैठकर ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, ये सेशन सुन रहे हो, सो लोकेशन क्या हमारी कम्युनिकेशन में बाधा बनी है? नहीं बनी है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इट रेफर्स to the pramana of non-perception which consists in the preventative knowledge of negative facts. Okay? इसमें पूछा है प्रमाण ऑफ नॉन परसेप्शन, गैर धारणा के प्रमाण के बारे में बात की गई है। एक ऐसा प्रमाण का नाम पूछा गया है जिसकी कोई भी धारणा नहीं है, खास तौर पर जो कि नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट से रिलेटेड, हमें जो कि नकारात्मक तथ्यों का निवारक हमें या फिर नकारात्मक तथ्यों के बारे में हमें जो नॉलेज देता है, उस प्रमाण के बारे में बात की गई है। ऑप्शंस है उपमना, उपमान, उपमना कंपैरिजन होता है, शब्द, अर्थपत्ति यानी कि किसी का मीनिंग, अनुपलब्धि मतलब अनअवेलेबल। करेक्ट आंसर है अनअवेलेबल, अनुपलब्धि। फुल फॉर्म ऑफ एसएनटीपी, याद रखिएगा, एसएमटीपी अलग चीज होती है, ये आईसीटी में है, और एसएनटीपी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सो एसएनटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस फुल फॉर्म याद रख लीजिए। स्टूडेंट्स अभी देखिए आईसीटी की सीरीज भी आपके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर है, जहां पर ऐसी सारी फुल फॉर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जनरल एब्रीवेशंस ऑफ आईसीटी करके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में मिल जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट जो मैं बोलती वो है एसएमटीपी, एस एसएमटीपी। ठीक है, एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सब लोग करते हैं, ईमेल जब एक जगह से दूसरी जगह को जाती है तो इंटरनली उसमें एक प्रोटोकॉल, एक रूल फॉलो किया जाता है जिसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, इफ द प्रोपोजिशन vegetarians are not meat eaters is false, vegetarians are not meat eaters is false, then which of the following inference is correct? So ये क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, जिसमें कि हमने ऑलरेडी ए ई आई ओ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फिर बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक प्लेलिस्ट का, उस लिंक के अंदर सारे वीडियोस हैं, आप जरूर सर्च कर लीजिए, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, और ओ का मतलब होता है सम नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, नॉट यानी कि ये वाली स्टेटमेंट है, इसमें बोला है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी। ठीक है, सम वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स इज ट्रू, सम वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स इज ट्रू। अब देखिए क्या होता है ए ई आई ओ के कॉन्सेप्ट में, अगर ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगा। यहां पर ये बोला था ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगा, यानी कि इसमें बोला है सम वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो सम वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है ऑल वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स इज डाउटफुल। याद रखिएगा, एईआईओ के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डिटेल्ड वीडियो है, मैं फटाफट बता रही हूँ सिर्फ यहाँ पर। इसमें अगर नो वाली स्टेटमेंट आप लोगों की फॉल्स होती है तो ये वाली ऑल वाली स्टेटमेंट हमेशा डाउटफुल ही होगी, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरी स्टेटमेंट है सम वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, सम वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स इज ट्रू, ये फॉल्स है, ऊपर से नीचे की तरफ को जब आते हैं तो स्टेटमेंट होती है ट्रू, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सम वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स इज डाउटफुल, ये वाला ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन 1 2 3 जो है सही है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा अभी एईआईओ में, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ये पढ़ाया है। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसको बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग में क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, ये जरूर पढ़ना है।
आईसीटी का क्वेश्चन है, कैशे मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू प्रोसेसर देन कैशे मेमोरी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इसके क्लोजर बिल्कुल भी नहीं होता। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं इसी से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है। डिस्कशन इन ग्रुप्स, बहुत से स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है, एक टॉपिक उनको दे दिया जाता है और डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादा पता नहीं होता, वो आपस में ही डिस्कशन करके चीजों को क्लियर करते हैं। एंड अगला है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जो कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर एडिड टाइप का टीचिंग मेथड होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में एज इट इज आया था बहुत बार। सो देखिए, लेक्चरिंग मेथड हमें बोलता है कि यूज ऑफ टीचिंग एड्स प्रोसीजर। ठीक है, जो टीचिंग एड्स होते हैं, जो पढ़ाने में एक टीचर को मदद करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, मैप्स होते हैं। सो ये सारी टीचिंग एड्स प्रोसीजर्स लेक्चरिंग मेथड में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ए को हम थर्ड के साथ मैच करेंगे एंड इजीली यू कैन सी डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला भी देखते हैं इसमें। डिस्कशन इन ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन जो होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा आइडियाज जनरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स अगर ग्रुप में हैं, एक ने कहीं से भी बात शुरू की, उनकी बात से कोई दूसरा पॉइंट उठाकर दूसरे पर्सन ने कुछ और बात बोल दी, तो करते करते डिस्कशन आगे बढ़ती जाती है और बहुत से नए आइडियाज जनरेट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टूडेंट्स भी आपस में फीडबैक दे सकते हैं और टीचर्स भी दे सकते हैं। देन वी हैव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंटेंट डिलीवरी इन अ लिक्विड लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि मैं पूरा प्लान करके आई हूँ क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, और डायरेक्ट आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दूंगी। सिंपल सी लैंग्वेज में डायरेक्ट जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर करवाया जाएगा, कोई इसमें ज्यादा एडवांस चीजें नहीं होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश से रिलेटेड। सो हियर एज यू कैन सी, fly ash produced in thermal power plants is an eco-friendly resources for use in what? So agriculture as micronutrient, इसमें इसको यूज किया जाता है fly ash को। ठीक है, fly ash इसी से रिलेटेड होता है। Then we have wasteland development, बिल्कुल सही। डैम एंड वाटर स्ट्रक्चर्स होल्डिंग, बिल्कुल सही। एंड ब्रिक इंडस्ट्री, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर हो गया ए, बी, सी एंड डी। इस तरीके के क्वेश्चंस में समझाने का कुछ नहीं है, बस आप लोगों को याद रखनी है थोड़ी सी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जहां पर आप देखोगे आर के लक्ष्मण, के एस पिलाई, केशव, ईपी यूनिवर्स, ईपी उन्नी। ठीक है, एंड दूसरी तरफ कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे न्यूज़पेपर के नाम है यहाँ पर। ठीक है, आपको बताना है कौन इनके डेवलपर हम बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, क्योंकि हम आइडिया नहीं लगा सकते क्या पूछा जाएगा, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। देखिए, इसके आंसर में हमें बोलता है आर के लक्ष्मण जो है, दैट इज a person who is related to Times of India. Then we have K.S. Pillai. He is related to Shankar's Weekly. Then we have Keshav is related to The Hindu. And E.P. Unni is related to The Indian Express. ठीक है, so not important question, but फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में जैसे ये 2023 में क्वेश्चन आया है सेट एग्जाम में, तो आप ये देख सकते हो 2024 में या उसके बाद ये पेपर में कैसे आएगा। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, शंकर्स वीकली, हिंदू
एंड इंडियन दी एक्सप्रेस। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस कवर हो गए। आप इसके बाकी के ऑप्शंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून और दी टेलीग्राफ, इन तीनों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं या डेट्स हैं कि ये न्यूज़पेपर्स कब बने थे, या इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो। एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये एज इट इज पूछी जाए। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.